अभी मैं जो आपको डिक्टेशन बोलने वाला हूँ वो 120 शब्द प्रति मिनट की गति से होगा। रेडी हो जाइए। स्टार्ट। राज्य और केंद्र की सरकार द्वारा इस विचार के प्रचार के बावजूद यह विचार जड़ नहीं पकड़ पाया। यद्यपि उनका कार्यक्षेत्र निर्धारित कर दिया गया था, किंतु राष्ट्रीय श्रम आयोग इस परिणाम पर पहुंचा कि जहां ये समितियां कायम की गईं, वहां उद्देश्य पूर्ति में कोई सफलता नहीं मिली। स्वयं श्रम मंत्री ने यह प्रकट किया कि केवल 35 सरकारी उद्योगों में इस प्रकार की संयुक्त प्रबंध समितियां कायम हो सकीं और उनका काम बहुत निराशाजनक रहा। औद्योगिक लोकतंत्र की दिशा में वह एक कदम था, परंतु वह आगे ना बढ़ सका। अब पुनः कुछ दिन पूर्व श्रम मंत्री ने घोषणा की थी कि सरकार ने उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों को शामिल करने का निश्चय किया है और इसके लिए प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिश के अनुसार कारखाने के निदेशकों में से एक मजदूरों का प्रतिनिधि रखेगी। अब उन्होंने श्रम मंत्रालय के बजट अनुदान पर हुई बहस का जवाब देते हुए न केवल यह बात दोहराई है, अपितु यह संकेत भी दिया है कि उद्योगों में मजदूरों की हिस्सेदारी की योजना भी सरकार के दिमाग में है। कहना न होगा कि यदि यह योजना कार्यान्वित कर दी गई तो प्रबंध और मिल्कियत दोनों में मजदूरों की साझेदारी होने से औद्योगिक क्षेत्र में एक क्रांतिकारी युग का श्री गणेश हो जाएगा। निजी क्षेत्र के उद्योग इस योजना का स्वागत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे उनके मालिकों के लाभ को चोट पहुंच सकती है। सभापति महोदय, अब मैं आर्थिक मामलों पर आना चाहता हूं। मैं अधिक समय नहीं लूँगा। इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि तीव्र गति से हमारी प्रगति हो, इसका प्रबंध किया जाना चाहिए। इसके लिए ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है जिससे उत्पादन बढ़ सके और उपभोग में लोग संयम से काम ले सकें। हर बजट को और हर कर प्रस्ताव को इसी कसौटी पर कसा जाएगा तो क्या उससे उत्पादन बढ़ता है, क्या वितरण में समानता आती है, और तीसरी बात यह कि क्या हम देश में ऐसा वातावरण बना सकते हैं कि लोग जितना कमाते हैं उतना खर्च ना करें, उसमें से बचाएं और उसे राष्ट्र की समृद्धि में लगाएं। अगर इस कसौटी पर सरकार की आर्थिक नीतियां कसी जाएं तो मुझे लगता है कि उनमें पर्याप्त सुधार की गुंजाइश है। मैं वित्त मंत्री की कठिनाई को समझ सकता हूं। विकास की आवश्यकता अधिक धन की मांग करती है। राज्य सरकारें अधिक टैक्स लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। वे केंद्र से कर्जा लेकर अपना काम चलाना चाहती हैं। वहाँ कोई वित्तीय अनुशासन नहीं है। यह सारा बोझा केंद्र को उठाना पड़ेगा और केंद्रीय सरकार कठिनाई में पड़ेगी। इसलिए मैं समझता और इस सुझाव को दोहराना चाहता हूं कि राज्यों को इस संबंध में निर्देश दिया जाना चाहिए। संविधान के अंतर्गत केंद्र इन राज्यों को भी निर्देश दे सकता है कि वह अपने साधनों के अंतर्गत अपने खर्च को चलाएं। केंद्र के कर्जे पर उन्हें निर्भर नहीं रहना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में कर्जा दिया जा सकता है, लेकिन कर्जा लेकर ही अपना काम चलाना यह उनका स्वभाव नहीं बनना चाहिए। अपवाद रूप में कर्जा लेकर वह किसी विशेष परिस्थिति का सामना करने के लिए ही प्रस्तुत हों तो उसका विरोध नहीं किया जा सकता।
दूसरी बात यह है कि देश में सादगी और संपत्ति को उड़ाने के बजाय उसे उत्पादक कार्यों में लगाने का वातावरण बनाना चाहिए। मैं नहीं जानता वित्त मंत्री महोदय इससे कहाँ तक सहमत होंगे, लेकिन आज देश में समाजवाद की चर्चा बहुत होती है। लोगों का समाजवाद की ओर देखने का दृष्टिकोण विकृत हो गया है। लोग हमें क्या मिलता है इस ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम कितना खर्च करते हैं इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। समाजवाद बिना संपत्ति की अभिवृद्धि किए और बिना उसके समान वितरण के नहीं आ सकता। उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने विचार इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ। मेरा विषय देश में प्रचलित भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा नीति से संबंधित होगा। आज शिक्षा हर नागरिक की चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार ने देश के शिक्षा ढांचे में जो परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया है, क्या यह सचमुच देश की आवश्यकताओं को शिक्षा क्षेत्र में पूरा करेगा? इस संबंध में कई प्रकार की शंकाएं पैदा हो रही हैं और मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्री को इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा के माध्यम से हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो तथा जो दोष एवं त्रुटियां हमारी शिक्षा प्रणाली में अब तक रही हैं वे दूर हो जावें। श्रीमान, जहाँ तक इस बारे में जो निष्कर्ष निकला है वह यही है कि शिक्षा शास्त्रियों का अभी तक भी इन परिवर्तनों में एक मत नहीं है। इसलिए इस स्थिति में नई शिक्षा प्रणाली को लागू करना बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने के समान होगा। यह ठीक है कि नई प्रणाली व्यावसायिक प्रवृत्ति की होगी, किंतु दूसरी ओर यह अनुभव किया जा रहा है कि विद्यार्थियों पर पढ़ाई का अधिक बोझ रहेगा जो साधारण बच्चों की क्षमता से बाहर भी होगा। मेरा इस संबंध में यह विचार है कि इस सदन के माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रकट किए हैं, सरकार उनका आदर करे तथा इन सुझावों के हर पहलू पर गंभीरता से विचार करे। इस सदन में बोलने वाले बहुत से सदस्य ऐसे भी हैं जो स्वयं शिक्षा शास्त्री हैं तथा उनका क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव भी है। शिक्षा मंत्रालय को उनके इस अनुभव का अवश्य लाभ उठाना चाहिए ताकि हर प्रकार से सुधरी हुई एक ऐसी शिक्षा नीति हम देश में भी लागू कर सकें जिससे सभी उद्देश्यों की पूर्ति हो। इसके अतिरिक्त मैं समझता हूँ कि जो भी सदस्य एवं शिक्षा शास्त्री इस योजना से संबंधित हों वे कोई भी सिफारिश करने से पहले भारतीय समाज, बच्चों के स्तर तथा अन्य कई प्रकार की उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का अवलोकन अवश्य कर लें। मान्यवर, इस विषय पर मैं और भी खुले दिल से अपने विचार रखना चाहता था, किंतु समय का अभाव है। अंत में मैं अपना भाषण यहीं समाप्त करता हूँ। इन शब्दों के साथ मैं यह कहूँगा कि आपने मुझे जो बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।